कुसुम का कलेजा उनकी हालत देखकर फटा जा रहा था। वह सोचने लगी, पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर है। वे दफ्तर से घर आते तो जैसे उनके बदन में जान ही नहीं होती, पैर लड़खड़ा रहे होते हैं। थकान और ऊबन चेहरे पर हमेशा बढ़ी रहने वाली दाढ़ी की तरह छाई रहती। आंखें बुझी हुई, पलकें बोझिल, चेहरा उदास और चिंताग्रस्त। सीधे आकर खाट पकड़ लेते, उठने और हाथ मुंह धोने को कहती तो जैसे उन्हें बहुत कष्ट होता। बहुत कठिनाई के बाद ही बिस्तर से उठ पाते। कुसुम चाय लाकर देती तो चुपचाप ले लेते। उनकी कांपती हुई उंगलियों में प्याला हिलता रहता। डर लगता कि कहीं गरम चाय का प्याला हाथ से छूट न जाए और वो जल न जाए। लंबी सांसें लेते हुए खाट पर लेटे घंटों तक छत को ताकते रहते। शरीर पूरी तरह शिथिल और टूटा हुआ, जैसे वर्षों से काम करके थक गए हों। कोई बात पूछती तो अंट शंट उत्तर देते, कुछ कहना चाहते तो जबान लड़खड़ाने लगती। धीमी आवाज में कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। पता नहीं क्या हुआ था उनके दिल और दिमाग को। उस हादसे से अब तक उबर तो कुसुम भी नहीं पाई थी, लेकिन उसने किसी तरह कलेजे पर पत्थर रख लिया था। अपने कलपते मन को समझा लिया था, खासकर तब जब उसने अपने पति को बुरी तरह उखड़ते और टूटते हुए देखा तो वह सहसा डर गई। अगर उन्हें कुछ हो गया तो वह कहीं की नहीं रहेगी। जीवन का सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। उनके पीछे 2 लड़कियां हैं, उनका क्या होगा? अगर वह खुद ज़्यादा पढ़ी लिखी होती तो शायद कुछ हौसला बना रहता। इनके दोस्तों से मन्नतें करके कहीं छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेती और घर गृहस्थी किसी तरह खींच ले जाती। पर आजकल मैट्रिक पास को कौन पढ़ा लिखा मानता है? जब तक बड़ी बड़ी डिग्रियां ना हो, कौन पूछता है? क्या बात है? कुसुम ने उनके पास जमीन पर बैठते हुए पूछा। वे अजीब सी खाली खाली नज़रों से कुसुम के चेहरे को ताकते रहे, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहे हों कि यह कौन है और इसने क्या पूछा है। कुछ नहीं, हमेशा की तरह उनका एक ही जवाब रहता। फिर इस तरह क्यों दफ्तर से आकर पड़ जाते हो? कुसुम उनके पैरों को धीरे धीरे कुरेदती, जिससे कि वे कुछ खुलें, उनका जी कुछ हल्का हो जाए। कुसुम, तुम्हें नहीं लगता कि अब जीना बिल्कुल व्यर्थ है? किस लिए जिएं, क्यों जिएं, क्या मतलब रह गया है अब जिंदगी में? उन्होंने ताबड़तोड़ तमाम सवाल पूछ लिए। क्यों? भीतर का हाहाकार कुसुम ने बड़ी कठिनाई से अपने सीने में दबा रखा था। हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका है, इससे बुरा और किसी के साथ क्या होगा? फिर इस हादसे के बाद जीने का क्या अर्थ? क्या तुमसे ज़्यादा बुरा दुनिया में कभी किसी के साथ नहीं घटा और न आगे घटेगा? क्या सब तुम्हारी तरह जिंदगी से हार मान लेते हैं? सुशीला बुआ का जवान बेटा हवाई दुर्घटना में मारा गया। क्या वह उनके जीवन की भीषण दुर्घटना नहीं थी? कुछ हत्यारों ने पड़ोस के वर्मा जी से लूटपाट करते समय उनकी हत्या कर दी। तो क्या उनकी पत्नी के लिए यह बड़ी दुर्घटना नहीं थी? और खुद तुम्हारे बड़े भाई की लड़की को लकवा मार गया तो उनके जीवन की बड़ी दुर्घटना नहीं है? इन दुर्घटनाओं के बाद भी क्या वे लोग जीवित नहीं रहे? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था कुसुम, जो कुदरत ने हमारे साथ यह छल किया? जब तुम्हें पहली बार पता चला था लड़का अपने मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ने वाली किसी धनी घर की सुंदर लड़की के पीछे दीवाना हो गया है, तो तुम्हें लड़के को रोकना चाहिए था। अगर तुम
डांट कर उसे रोकते तो मजाल थी कि वह उस रास्ते पर आगे कदम बढ़ाता। काफी देर तक वे चुप बैठे रहे, जैसे कुछ सोच रहे हो। फिर कहीं कुछ पीछे छूट गए, अतीत से उभरते हुए हंसने का प्रयास करने लगे। जानती हो कुसुम, मैंने बेटे को ऐसा करने से क्यों नहीं रोका। बच्चे जवानी के जोश में ऐसा करते ही हैं और माँ बाप सिर्फ उनको समझा सकते हैं। मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो हमारी कक्षा में भी एक लड़की पढ़ती थी। उसका नाम करुणा था। वह एकदम कश्मीरी सेब जैसी और गोल मटोल। शायद उससे सुंदर लड़की संसार में कोई हो ही नहीं सकती थी। उन दिनों मुझे तो यही लगता था, वह नज़र भर हमारी तरफ एक बार देख ले। इसके लिए भी हम लोग तरह तरह की हरकतें कक्षा में किया करते थे। लेकिन वो कितनी कठोर हृदया थी। जालिम ने कभी अपनी सीप सी निगाह उठाकर मेरी ओर नहीं देखा। आखिर मैं एक दिन उसके रास्ते में ही अड़ गया। वह कतराकर निकलने को हुई, लेकिन मैंने तो ठान रखा था उससे टकरा ही गया। तब उसने कुपित नज़रों से मेरी ओर पहली बार ताका। मैंने आपको एक शरीफ लड़का मानती थी। आज पता चला कि आप भी कक्षा के छिछोरे लड़कों की तरह ही हैं। मैं धीरे से बोला, माफ़ करना, आज के बाद तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। वह बिना कुछ कहे मुस्कुराकर आगे चली गई। मैं ठगा सा वहीं खड़ा रह गया। मैंने कक्षा में उस दिन से सारी हरकतें करनी बंद कर दी। शरीफ बना रहा। परीक्षा में अंतिम पेपर के वक्त मैंने उससे पूछा था, करुणा अब क्या, अलविदा। मैं अब यहाँ पढ़ने नहीं आऊँगी। मुझे यहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगता। मैं भी नहीं, मैंने भी हकला कर कहा। मेरे माता पिता बहुत कट्टर ख्यालों के हैं। वे अपनी बेटी को जहर देकर मार देंगे या कुएं में धकेल देंगे, परंतु प्यार विवाह नहीं करेंगे। इसलिए यह सब सोचना बेकार है। वो सिर झुकाकर कुछ पल खड़ी रही। मुझे दुख है, मन से मैं भी आपसे जुड़ गई थी, परंतु उसका मन से जुड़ने का स्वीकार करना ही मुझे अरसे तक जिंदा बनाए रहा। मुझे कितना अच्छा लगता रहा यह सोच सोच कर कि कक्षा की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की ने भी मुझे मन से पसंद किया। वो मुझे मिल नहीं पाई, इसलिए अपने लड़के को भी नहीं रोका। बस समझाया था कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उस लड़की के माता पिता भी उसूलों के कट्टर थे। नतीजा हुआ, उन्होंने हमारे लड़के को धमकाया कि लड़की का पीछा छोड़ दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। माँ बाप के डॉक्टर बनाने के सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। पर अपने लड़के ने उनकी बात को वैसे ही लिया जैसे हिंदी फिल्म में हीरो लेता है। लड़की राजी हो गई थी, इसलिए हौसला बढ़ गया था कि अंत में सफलता मिलेगी। परंतु उन जालिमों ने कुछ रुपए देकर कुछ गुंडों को पीछे लगा दिया और एक शाम घर लौटते समय उसे चाकू घोंप दिया। अस्पताल तक भी नहीं आ पाया मेरा बेटा। रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सब कुछ खत्म हो गया कुसुम। वह मेडिकल की अंतिम कक्षा में था। 6 महीने बाद ही वह डॉक्टर बनकर निकल आता, परंतु उनका स्वर लड़खड़ा गया, आवाज डूब गई और पलकें नम हो उठी। कुसुम ने अपने चेहरे को पल्लू से ढक लिया और देर तक पास बैठी सिसकती रही। जाने क्यों बेटा क्या गया, उन्हें लगता वे खुद ही खत्म हो गए हैं। बेटे के साथ जुड़ी उनकी सारी तमन्नाएं, भविष्य की सारी कल्पनाएं, सारे सपने ही उनसे छीन लिए गए हैं। अब सिर्फ अंधकार रह गया है। ठाठे मारता अंधकार का
अतल समुद्र जिसमें वे बेकार जीने की उम्मीद में हाथ पांव मार रहे हैं। उन्हें नहीं लगता कि अब वे उसे पार कर पाएंगे। जिंदगी जैसे पूरी तरह हाथ से फिसल चुकी है। निराशा के गहन गर्त में वे समा चुके हैं और अब उससे उबर सकना असंभव है। दफ्तर जाते हैं, सिर झुकाए चुपचाप काम करते रहते हैं। ना वे किसी से बोलते हैं, ना कोई उनसे बोलता है। सबके मन में उनको लेकर एक सहानुभूति है। यहाँ तक कि वो कभी कभी गलतियाँ कर जाते हैं तो उनके अफसर तक उन पर भी नहीं बिगड़ते। दूसरे को बुलाकर उनकी गलतियों को सुधारने को कह देते हैं। घोर निराशा उनके भीतर घर कर गई थी। जीवन का मोह छूट गया था। किसी काम में उनकी रुचि नहीं रह गई थी। पहले वे बहुत लगन से काम करते थे। अफसर उनके काम के बहुत प्रशंसक थे। वही लिहाज अब तक चला आ रहा था। रात को सोते हैं तो हर वक्त डरावने सपने आते रहते हैं। नींद के बीच बीच में चीख निकालने लगते। कुसुम और दोनों लड़कियां उनकी चीख से डर कर जाग जाती और उनके बिस्तर के पास आकर उन्हें झिंझोड़ने लगती हैं। क्या हुआ पिताजी, कोई बुरा सपना देखा क्या? उन्हें ठीक से नींद नहीं आती। कभी सुबह बहुत जल्दी आंख खुल जाती है तो कभी बहुत देर तक सोते रहते हैं। बेवजह दफ्तर जाने से इनकार कर देते हैं और चुपचाप सारा दिन खाट पर पड़े छत ताकते रहते हैं। भूख नहीं लगती, बमुश्किल एक दो रोटियां खाते हैं। उनका वजन घटता जा रहा था। वो सूख कर कांटा होते जा रहे थे। मृत्यु या आत्महत्या के विचार हर वक्त उनके दिल में उठते रहते थे। रेल की पटरी पर जा लेटें या पुल से नदी में छलांग लगा लें, किसी ट्रक से टकरा जाएं या दफ्तर की बहुमंजिली इमारत से नीचे छलांग लगा दें। घर से सुबह दफ्तर को निकलते हैं और दफ्तर नहीं पहुंचते। दोपहर में दफ्तर से किसी न किसी साथी का पड़ोस में फोन आता है कि आज दफ्तर नहीं आएंगे क्या? सुनकर कुसुम आशंकाओं से घिरकर घबरा उठती है। कहीं सचमुच ही? तब वह अपनी बेटियों के साथ उन्हें खोजने निकल पड़ती है। वह कभी किसी पार्क में बेंच पर सूनी सूनी आंखों से आसमान ताकते बैठे मिलते हैं या किसी पुल पर या रेलवे लाइन के नज़दीक। दहशत से माँ बेटियां रोने लगती हैं पर उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। कभी कभी वे दफ्तर से घर को निकलते हैं और घर नहीं पहुंचते। रास्ते में ही कहीं थककर बैठ जाते हैं और वहीं घंटों बैठे रहते हैं। अपने आसपास के यातायात से बिल्कुल बेखबर और तटस्थ। उन्हें ख्याल ही नहीं रहता कि उन्हें घर जाना है। वे अब किसी एक विषय पर अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाते। घर हो या दफ्तर, कहीं कोई निर्णय नहीं ले पाते। घर में निर्णय के लिए वे कुसुम पर सब छोड़ देते हैं और दफ्तर में अपने साथियों पर जो फैसला वे कर दें उसे चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। कोई हंसी मजाक करने की कोशिश करता तो चिढ़ जाते हैं, अकारण दुखी हो जाते हैं और उनकी आंखें डबडबा जाती हैं। लोग फिर उनसे कुछ कहने का साहस ना करते। हर वक्त वे सिरदर्द की कोई ना कोई गोली लेते रहते और सिर के किसी न किसी हिस्से को हर वक्त दबाते रहते, जैसे उस हिस्से में कहीं उन्हें दर्द अनुभव हो रहा हो। उनके अफसर भी उन्हें अपने परिचित के डॉक्टर को दिखा चुके हैं। हर डॉक्टर की एक ही राय थी कि उन्हें कोई शारीरिक रोग नहीं है, वे जीवन से ऊब गए हैं। उन्हें जीवन का मोह नहीं रह गया, नैराश्य और विषाद से ग्रस्त हो गए हैं। उबरने का एक ही रास्ता है कि किसी तरह
जिंदगी में रुचि लेने लगें, अपनी पत्नी और बच्चों में रमने लगें, ठीक हो जाएंगे। जिंदगी से यह बेजारी खत्म होनी जरूरी है, लेकिन यह सब कैसे होगा, यह न कुसुम की समझ में आता है और न उनके हितैषियों की समझ में। एक दिन ऐसे ही विषाद से घिरे वे चुपचाप अपने बिस्तर पर पड़े थे, जब उनकी छोटी बेटी ने चहकते हुए अचानक उनसे लिपटते हुए कहा, लो पिताजी, मैं अब भैया की जगह डॉक्टर बनकर आपको दिखाऊंगी। देखिए मेडिकल प्रवेश परीक्षा का यह परिणाम, मेरा रोल नंबर छपा है, मुझे मेडिकल में दाखिला मिल गया। बोलिए, पढ़ाएंगे ना मुझे उसी तरह जैसे भैया को पढ़ा रहे थे? मानेंगे ना अपना बेटा मुझे? पर उनकी जुबान से एक शब्द न निकला और वो बेटी ने तुरंत माँ को आवाज लगाई और कुसुम दौड़ी हुई रसोई से बाहर आई और उन्हें देखकर भौचक सी रह गई। दोनों बेटियों और कुसुम ने उन्हें बहुत हिलाया, पर उनकी खुली हुई सूनी आंखें आशाओं के बादल को निहारती हुई उनमें खो चुकी थी और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिर्फ यही सिखाती है कि हमें अपने माँ बाप का कहना हमेशा मानना चाहिए, क्योंकि जिस जवानी के दौर से हम गुजर रहे हैं उस दौर से वो गुजर कर आए हैं और उन्हें हमसे ज़्यादा अनुभव है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।